आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एमपी बोर्ड की क्लास 10th की हिंदी नवनीत पाठ 10 पद्य खंड विविधा का अभ्यासकार देखने जा रहे हैं, जिसके इस पाठ के अभ्यासकार के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। क्या है पहले प्रश्न का उत्तर? पहला प्रश्न है, आसमान किस तरह के बादल उड़ रहे हैं? आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे हैं? उत्तर है, आसमान में झीने झीने कजरारे एवं चंचल बादल उड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, रिमझिम रिमझिम पानी बरसने के बाद क्या हुआ? उत्तर है, रिमझिम रिमझिम पानी बरसने के बाद आकाश खुल गया और धूप निकल आई। कवि के अनुसार हवा बार बार क्या कर रही है? उत्तर है, कवि के अनुसार हवा बार बार उनकी पत्नी का आंचल खींच रही है। कवि ने नई सभ्यता का स्वरूप कैसा बतलाया है? उत्तर है, कवि ने नई सभ्यता का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है कि पूर्व में तो हमारी कुटिया में तूफान बिना पूछे ही घुस जाया करते थे, लेकिन नई सभ्यता में वे बिना दरवाजे खटखटाए ही घरों में चले आते हैं। अगला प्रश्न है, आक्रोश में आकर मजदूरों ने क्या किया? उत्तर है, आक्रोश में आकर मजदूरों ने सूरज को निगल लिया। अगला प्रश्न है, खाली पेट से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, खाली पेट से कवि का आशय है कि भूखे नंगे लोगों से है। अगला प्रश्न है, बादलों के हटने पर तारे कैसे दिखलाई पड़ते हैं? उत्तर है, बादलों के हटने पर तारे जब तब उज्ज्वल एवं झलमल दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार संपूर्ण दिन में किस तरह के बादल दिखाई पड़ रहे थे? उत्तर है, कवि के अनुसार संपूर्ण दिन में कपसीले, ऊदे, लाल, पीले और मटमैले बादल दिखाई पड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, कवि ने हरे खेतों के बारे में क्या कल्पना की है? उत्तर है, कवि ने हरे खेतों के बारे में यह कल्पना की है कि हम दोनों ने इनको जोता और बोया है। अब इनमें धीरे धीरे अंकुर निकल आए हैं और इनकी हरियाली ने धरती माता का रूप सजा दिया है। कवि के अनुसार मेहनत से कमाई हुई फसल का वास्तविक लाभ किसे प्राप्त होता है? उत्तर है, कवि के अनुसार मेहनत से कमाई हुई फसल का वास्तविक लाभ बिचौलियों को प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि नियति से क्या प्रश्न करते हैं? उत्तर है, कवि नियति से एक प्रश्न करता है कि तुमने खाली पेट वालों को घुटने क्यों दिए? अगला प्रश्न है, बुनियाद चरमराने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, बुनियाद चरमराने से कवि का यह तात्पर्य है कि नई सभ्यता ने हमारे प्राचीन ढंग एवं आदर्शों को पूरी तरह नकार दिया है। विविधा के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिलोचन की कविता में प्रस्तुत शरद ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है, शरद ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कविवर त्रिलोचन कहते हैं कि नवमी की तिथि है और इस समय रात बड़ी ही मधुर और एवं शीतल है। अभी पूरी तरह जाड़ा नहीं पड़ा है। हाँ, हल्का गुलाबी जाड़ा अवश्य शुरू हो गया है। इस गुलाबी जाड़े में कभी कभी शरीर के रोएं कांप जाया करते हैं। कभी कभी रिमझिम पानी बरसात होती है तो कभी आकाश साफ खुल जाता है। कभी कपशीले ऊंधे लाल और पीले तथा मटमैले बादल आकाश में घूमते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर त्रिलोचन की कविता के कला पक्ष पर अपना मंतव्य दीजिए। उत्तर है, पठित पाठ के आधार पर हम देखते हैं कि त्रिलोचन की कविता में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी सुंदर बन पड़ा है। कवि ने धीरे धीरे सारी, सीरी सीरी, झीने झीने, रिमझिम रिमझिम, उजला उजला, बार बार, धीरे धीरे आदि शब्दों का प्रयोग से काव्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के द्वारा काव्य के सौंदर्य को कई गुना बढ़ा दिया है। इसी प्रकार कवि ने जब तब तन मन काला हल्का
सुनती हो गुनती हो आदि में पद मैत्री का सुंदर प्रयोग किया है। यह पवन आज डैश डैश छोटा देवर के उदाहरण अलंकार, जिनको नहलाते हैं बादल, जिनको बहलाती है बयार, में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण कविता में अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा कोमलकांत पदावली है। कहीं कहीं भाषा में लाक्षणिकता भी आ गई है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री ने पवन के माध्यम से क्या संकेत किया है? भाव व्यंजना दीजिए। उत्तर है, त्रिलोचन शास्त्री ने पवन के माध्यम से यह संकेत दिया है कि यह पवन आज बार बार तुम्हारे आंचल को वैसे ही खींच रहा है जैसे कोई देवर अपनी भाभी का आंचल खींचता है। अगला प्रश्न है, नई और पुरानी सभ्यता में कवि ने क्या अंतर बतलाया है? उत्तर है, नई और पुरानी सभ्यता में कवि ने यह अंतर बतलाया है कि प्राचीन समय में तो हमारी कुटियों में बिना पूछे ही तूफान प्रवेश पा जाते थे, पर इस नई सभ्यता में तो सब कुछ बदल गया है। आज तो लोग हमारे घरों में बिना दरवाज़ा खटखटाए ही घुस आते हैं। शिष्टाचार शालीनता कहीं कोई पता नहीं। इस परिवर्तन ने हमारी बुनियाद की चूल्हे ही हिला दी हैं। अगला प्रश्न है, खाली पेट कविता में निहित व्यंग्य को समझाइए। उत्तर है, खाली पेट कविता में निहित व्यंग्य यह है कि नियति ने किसी को कष्ट देने के लिए भोजन की व्यवस्था ना की हो। यह बात तो ठीक है, पर खाली पेट के साथ उसको चलने फिरने के लिए घुटने क्यों दिए? कहने का यह भाव है कि नियति ने जिसको खाली पेट रखा है उसे वह घुटने भी प्रदान ना करे तो अच्छा है, क्योंकि बिना घुटने ही के वह चल फिर नहीं सकेगा और ना वह समाज को अपना खाली पेट दिखा सकेगा। अगला प्रश्न है, तृप्ति कविता के माध्यम से कवि ने किस विसंगति को उजागर किया है? उत्तर है, तृप्ति कविता के माध्यम से कवि ने समाज की उस विसंगति को उजागर किया है जिसमें मेहनत कश तो 2 जून की रोटी भी प्राप्त नहीं कर पाता है और उसकी मेहनत का फल बिचौलिए या मध्यस्थ ले जाते हैं। वह बेचारा श्रमिक या मजदूर भूखा का भूखा रह जाता है। लेकिन जब मजदूर से ये अत्याचार सहन नहीं होते हैं तो उसका गुस्सा लावा बनकर फूट पड़ता है और तब वह सूरज तक को निगल जाता है। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्तियां हैं, हाँ दिन भी अजीब रहा, डैश डैश आए बादल। उत्तर है, व्याख्या है, कविवर त्रिलोचन कहते हैं कि यह शरद ऋतु की 9वीं तिथि का दिन है। ये रात कितनी मधुर है, यह कहते ही नहीं बनता। इन रातों में हमारे मन में शीतलता बस जाती है, यद्यपि अभी कोई जाड़ा नहीं आया है। हाँ, कभी थोड़े थोड़े रोएं काँप जाया करते हैं। ऐसा सुंदर वातावरण को देखकर तन और मन में उत्साह भर आया। इस समय का दिन भी बड़ा विचित्र है। आज रिमझिम रिमझिम करता हुआ पानी बरसा, इसके बाद आकाश खुल गया और चारों ओर धूप छा गई। पूरे दिन इसी प्रकार का क्रम बना रहा। आकाश में भिन्न भिन्न रंगों के बादल यथा कपशीले, ऊंधे, लाल, पीले, मटमैले झुंड के रूप में तैर रहे थे। फिर रात आ गई, लेकिन उस रात से पहले जैसा ना तो काला, हल्का या गहरा या धुएं जैसा रंग दिखाई देता था। फिर आकाश कुछ उजला उजला सा दिखाई दिया। ना मालूम इस रम्य वातावरण को किसके प्यासे नेत्र देख पाएंगे। चांदनी चमक रही है और गंगा बहती जा रही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली पंक्ति है, यह पवन आज यों जिधर हरे भरे खेत। व्याख्या है, कविवर त्रिलोचन अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुम कुछ सुन रही हो या कुछ गुनगुना रही हो? यह हवा आज तुम्हारे आंचल को
वैसे ही बार बार खींच रही है, जैसे तुम्हारा देवर जब कभी हट करके तुमसे कोई बात कहना चाह रहा हो। आगे कवि अपनी पत्नी से कहता है कि तुम उधर चलो जहाँ हरे खेत खड़े हुए हैं। फिर वह कहता है कि शायद तुम्हें यह बात याद है या नहीं, इन खेतों को हम दोनों ने एक साथ मिलकर जोता और तथा बोया था। समय के अनुसार इन खेतों में बीज से नए अंकुर निकल आए हैं तथा बड़े होते गए हैं। इसके बाद हम दोनों ने उन्हें मिलकर सींचा था। आज हमारे परिश्रम के फलस्वरूप ही मनमोहन हरियाली चारों ओर फैल रही है। इस हरियाली से धरती माता का रूप सज गया है। खेत में इन परम सलोने पौधों को हम दोनों ने मिलकर ही बड़ा किया। आज उन पौधों को बादल नहला रहे हैं और बयार हवा उनको बहला रही है। वे हरे खेत कैसे लग रहे हैं और इस समय उनकी दशा क्या होगी? वे इस समय सचेत होंगे या खोए हुए होंगे? अगली पंक्तियाँ हैं। कल हमारी कुटियाँ डैश 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 चरमरा रही हैं। व्याख्या है। कवि श्री अभिमन्यु कहते हैं कि कल तक तो हमारी कुटियों में बिना पूछे ही तूफान चले आते थे, किंतु नई सभ्यता की चकाचौंध ने आज हमारे मेहमान हमारे घरों में बिना दरवाज़ा खटखटाए घुसे चले आ रहे हैं। उनके इस बदले हुए व्यवहार से हमारे घर की दीवारें और छतें ही नहीं, अपितु उनसे तो हमारी बुनियाद ही चरमरा रही है। काव्य सौंदर्य। अगला प्रश्न है। इसलिए आक्रोश में आकर मजदूर सूरज को निकल गया। मैं निहित अलंकार को पहचानकर उसके लक्षण लिखिए। उत्तर है। इसमें रूप का स्योक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। जहाँ उपमान द्वारा उपमेय का वर्णन किया जाए, वहाँ रूप का स्योक्ति अलंकार होता है। अगला पद्यांश है। अगली पंक्ति है। प्रश्न है। माथे की श्रम बूंदों को खेत में पहुंचाकर बो दिया। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है। इस पंक्ति का भाव यह है कि मजदूर ने परिश्रम करके खेत की जुताई की, गुड़ाई की और उसने अपना पसीना बहाकर फसल को खेत के लिए तैयार किया। खेत तैयार होने पर उसने श्रम के द्वारा बीज बो दिए ताकि अच्छी पैदावार हो सके। अगला प्रश्न है। खाली पेट वालों को तुमने घुटने क्यों दिए? फैलाने वाले हाथ क्यों दिए? इन पंक्तियों के प्रश्नों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है। जब व्यक्ति का पेट खाली होता है तो वह अपने घुटनों से पेट को दबा लेता है ताकि भूख का दबाव कम हो जाए, या फिर अपनी भूख शांत करने के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाता है कि ये दोनों ही परिस्थितियां हीनता का परिचायक हैं। इन प्रश्नों का भाव यह है कि घुटने और हाथ ना होते तो खाली पेट व्यक्ति अपनी हीनता नहीं दर्शा पाता, भले ही वह भूख के कारण मर जाता। अगला प्रश्न है। भयानक रस का उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उत्तर है। भयानक रस किसी भयंकर व्यक्ति वस्तु के कारण जागृत भाव, स्थायी भाव, विभाव आदि के संयोग से भयानक रस की परिणत होता है। जैसे एक ओर अजगर सिंह लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पयो मूर्छा खाए। यहाँ आश्रय बटोही तथा आलम्बन अजगर और सिंह हैं। अजगर व एवं सिंह की डरावनी चेष्टाएं उद्दीपन हैं। बटोही राहगीर का मूर्छित होना अनुभव तथा श्वेत कंपन रोमांच आदि संचारी भाव हैं। अगला प्रश्न है। भीभत्स एवं भयानक रस में अंतर बताइए। उत्तर है। भीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जबकि भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विभाव अनुभव संचारी भावों में
भिन्नता होती है। स्पष्ट है कि भीभत्स में घृणा का भाव जागृत होता है, परंतु भयानक में भय उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस की परिभाषा एवं उदाहरण रस के विभिन्न अंगों सहित दीजिए। उत्तर है, अद्भुत रस किसी असाधारण या अलौकिक वस्तु को देखने में जागृत विस्मय, स्थायी भाव, विभाव आदि के संयोग से अद्भुत रस में परिणत होता है। जैसे अखिल भुवनचर अचर सब, हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। यहाँ माँ यशोदा आश्रय तथा श्री कृष्ण के मुख में विद्यमान सब लोग आलम्बन हैं। चर अचर आदि उद्दीपन है। आँख फड़कना, गदगद स्वर, रोमांच अनुभव तथा दैन्य त्रास आदि संचारी भाव हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, आसमान में किस तरह बादल उड़ रहे हैं? तो लाल, मटमैले, पीले, उपयुक्त सभी प्रकार के। त्रिलोचन कवि ने शरद ऋतु की किस तिथि का वर्णन किया है? तो नवमी तिथि का। बादलों के हटाने पर तारे किस तरह दिखलाई पड़ते हैं? उत्तर है, उज्ज्वल झलमल। बुनिया चरमराने से कवि का क्या आशय है? जड़ से नष्ट हो जाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। कविता के रचयिता त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। यह पवन आज यूं बार बार खींचता तुम्हारा आंचल है। इसलिए आक्रोश में आकर मजदूर सूरज को निगल गया। उनसे हमारी दीवारें और छतें नहीं, हमारी बुनियाद चरमरा रही है। सत्यासत्य चुनिए। चांदनी चमकती है, गंगा बहती है। कविता के रचयिता अप्रवासी भारतीय अभिमन्यु अनंत हैं। असत्य। कवि त्रिलोचन ने हरी भरी धरती को माता के सदृश सम्मान दिया है। सत्य। चांदनी चमकती है, गंगा बहती है कविता में कृषकों की दयनीय दशा का वर्णन किया है। असत्य। कवि अभिमन्यु अनंत नियति से प्रश्न करते हैं। सत्य। सही जोड़ी मिलाइए। कितनी कितनी मधुर रात मन में बस जाती शीतलता। रिमझिम पानी बरसा, फिर खुला गगन हो गई धूप। भाभी का आंचल खींच रहा है पंक्ति में प्रेम और वात्सल्य की अनुभूति है। तृप्ति कविता में मानवीय श्रम के शोषण की चर्चा है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। चांदनी चमकती है, गंगा बहती है। कविता में कवि ने मानवीय व्यवहार का चित्रण किस माध्यम से किया है? उत्तर है, हवा के माध्यम से। दिन ऐसा ही रहा, तार कपसीले ऊंधे लाल और पीले मटमैले दल के दल। पंक्ति का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बादलों के लिए। कल हमारी कुटिया में बिना पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे। इस कविता का शीर्षक लिखिए। नई सभ्यता। तुमने खाली पेट दिया, ठीक दिया। यह पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? निर्धनता एवं भुखमरी की ओर। आक्रोश में आकर मजदूरों ने सूरज को निगल लिया। सारांश देख लीजिए आप, क्योंकि इसको पढ़ने में वीडियो बड़ी हो जाएगी। और ये पंक्तियाँ भी पढ़ लीजिए। चल रही हवा धीरे धीरे। इसके संदर्भ और प्रसंग को देखते हैं, व्याख्या को देखते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत कविता चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता कवि त्रिलोचन जी हैं। प्रसंग है, इस कविता में कवि ने प्रकृति की मादक रूप का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही है और आकाश में झीने झीने तथा काले एवं चंचल बादल उमड़ रहे हैं। इसी समय आकाश में उज्ज्वल एवं झिलमिलाते हुए जब कभी तारे भी छिपते छिपते दिखाई दे जाते हैं,
चांदनी चमक रही है और गंगा की धारा बहती जा रही है। विशेष है प्रकृति की सुंदरता का चांदनी रात में कवि ने वर्णन किया है। पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार। अगली पंक्तियां हैं ऋतु शरद और नवमी तिथि है। ये पंक्तियां पढ़ लीजिए, शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या है कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि यह शरद ऋतु की नवमी तिथि का दिन है। ये रात कितनी मधुर है यह कहते नहीं बनता। इन रातों में हमारे मन में शीतलता बस जाती है। यद्यपि अभी कोई जाड़ा नहीं आया है, हाँ कभी कभी थोड़े थोड़े रोएं कांप जाया करते हैं। ऐसे सुंदर वातावरण को देखकर तन और मन में उत्साह भर आया। इस समय का दिन भी बड़ा विचित्र रहा। आज रिमझिम करता हुआ पानी बरसा। इसके बाद आकाश खुल गया और चारों ओर धूप छा गई। पूरे दिन इसी प्रकार का क्रम बना रहा। आकाश में भिन्न भिन्न रंगों के बादल यथा कपसीले ऊंधे लाल पीले मटमैले झुंड के रूप में तैर रहे थे। फिर रात आ गई, लेकिन उस रात में पहले जैसा ना तो काला हल्का या गहरा या धुएं जैसा रंग दिखाई देता था। फिर आकाश कुछ उजला उजला सा दिखाई दिया। ना मालूम इस रम्य वातावरण को किसके प्यासे नेत्र देख पाएंगे। चांदनी चमक रही है और गंगा बहती जा रही है। विशेष है शरद ऋतु का कवि ने मनोरम वर्णन किया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं अनुप्रास अलंकार की छटा। ये पंक्तियां देख लीजिए, कुछ सुनती हूँ कुछ गुनती हूँ। शब्दार्थ है संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार है। व्याख्या है कवि त्रिलोचन अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम कुछ सुन रही हो या कुछ गुनगुना रही हो। यह हवा आज तुम्हारे आंचल को वैसे ही बार बार खींच रही है जैसे तुम्हारा देवर जब तुम कभी हट करके तुमसे कोई बात कहना चाह रहा हो। आगे कवि अपनी पत्नी से कहता है कि तुम उधर चलो जहाँ हरे खेत खड़े हुए हैं। फिर वह कहता है कि तुम्हें यह बात याद है या नहीं, इन खेतों में को हमने दोनों ने एक साथ मिलकर जोता तथा बोया था। समय के अनुसार इन खेतों में बीज से नए अंकुर निकल आए हैं और बड़े होते गए। इसके बाद हम दोनों ने उन्हें मिलकर सींचा था। आज हमारे परिश्रम के फलस्वरूप ही मनमोहन हरियाली चारों ओर फैल रही है। इस हरियाली ने धरती माता का रूप सज गया है। खेत के इन परम सलोने पौधे को हम दोनों ने मिलकर बड़ा ही किया है। आज उन पौधों को बादल नहला रहे हैं और बयार हवा को बहला रही है। वे हरे खेत कैसे लग रहे हैं और इस समय उनकी दशा क्या होगी। वे इस समय सचेत होंगे या खोए हुए से होंगे। चांदनी चमक रही है और गंगा बहती जा रही है। विशेष है जैसे जब तब छोटा देवर में उदाहरण अलंकार, अन्यत्र उपमा एवं अनुप्रास अलंकार की छटा है। ये कविता के भाव सारांश है नई सभ्यता की। तो ये देख लीजिए आप। हम इस कविता की पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। नई सभ्यता कल हमारी कुटियों में बिना पूछे तूफान दाखिल हो जाते हैं। शब्दार्थ है संदर्भ है। प्रस्तुत कविता कुछ कविताएं शीर्षक के अंतर्गत नई सभ्यता शीर्षक से ली गई हैं। इसके कवि अभिमन्यु अनंत हैं। प्रसंग है इस कविता में कवि ने नई सभ्यता के रूपक को प्रस्तुत किया है। व्याख्या है कवि श्री अभिमन्यु कहते हैं कि कल तक तो हमारी कुटियों में बिना पूछे ही तूफान चले आते थे, किंतु नई सभ्यता की चकाचौंध में आज हमारे मेहमान हमारे ही घरों में बिना दरवाजा खटखटाए घुसे चले आ रहे हैं।
उनके इस बदले हुए व्यवहार से हमारे घर की दीवारों और छतें ही नहीं अपितु उनसे तो हमारी बुनियाद ही चरमरा रही है। विशेष है, कवि ने नई सभ्यता पर व्यंग कसा है। अन्नप्रास अलंकार की छटा है, भाषा लाक्षणिक है। अगली पंक्तियां हैं, तृप्ति माथे की श्रम बूंदों को। शब्दार्थ संदर्भ है, कविता में तृप्ति शीर्षक से ली गई है। इसके कवि अभिमन्यु अनंत हैं। प्रसंग है, कविता में बिचौलिए व्यापारियों पर सटीक व्यंग किया गया है। व्याख्या है, कवि श्री अभिमन्यु अनंत कहते हैं कि मजदूर ने अपने खून पसीने के एक करके खेतों में बीज को बो दिया। कुछ अंतराल के बाद जब खेत में लहलहाती फसल पककर तैयार हुई तो मध्यस्थ व्यापारियों या बिचौलियों ने उसे संपूर्ण फसल को इकट्ठा करके अपने कब्जे में ले लिया और उसे बाजार में बेचकर अपने तिजोरियों में भर लिया। बिचौलियों के इस व्यवहार से दुखी होकर किसान क्रोधित हो उठा और उसने सूरज को निगल लिया। कहने का भाव यह है कि जब किसी व्यक्ति को उसका वाजिब हक, उचित अधिकार नहीं मिलता है तब वह विद्रोह कर उठता है और उस विद्रोह के फलस्वरूप वह होनी अनहोनी सभी कर डालता है। विशेष मध्यस्थों एवं बिचौलियों पर व्यंग। मजदूर किसानों की बेबसी का वर्णन, भाषा लाक्षणिक है। अगली पंक्तियां हैं, खाली पेट तुमने आदमी को खाली पेट दिया, ठीक किया। अगला शब्दार्थ है, संदर्भ है, प्रस्तुत कविता खाली पेट शीर्षक से ली गई है। इसके कवि अभिमन्यु अनंत हैं। कवि ने भूखे लोगों की नियति का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि श्री अभिमन्यु अनंत कहते हैं कि भाग्य तेरी लीला बड़ी विचित्र है। तुमने आदमी को खाली पेट दिया तो ठीक किया, पर प्रश्न यह है कि खाली पेट वालों को तुमने चलने के लिए घुटने क्यों दिए, साथ ही उन्हें भीख मांगने के लिए फैलाने वाले हाथ क्यों दिए। विशेष है, कवि ने नियति भाग्य पर व्यंग किया है, भाषा लाक्षणिक है। तो देखा इस पाठ के माध्यम से, इस पदों के माध्यम से कि कवि कितनी सुंदर अभिव्यक्ति कर रहा है। इस पाठ के संपूर्ण अभ्यासकार को देखा हमने इस वीडियो के माध्यम से। पढ़िए इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के अभ्यासकार को। धन्यवाद।